अगेन गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग सर। तो आज बेसिक तौर पे हम जो है 2018 का जो यूपीएससी का पेपर है, उस 2018 के यूपीएससी के पेपर में हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लिए उस पेपर में स्टैटिक। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग जब नोट अपने पास रखते हैं तो कीवर्ड को जरूर लिखते चलिएगा कि क्या कौन सा कीवर्ड जो ज्यादा मोस्ट जो पूछे जाने वाले प्रश्न है, कीवर्ड को लिखते चलना है और उस कीवर्ड के माध्यम से भी काम करते चलना है, ठीक है। और देखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हाँ अटेम्प्ट भी लेते एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए, अब क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि यहां जो दिख रहा होगा आपको कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018, ठीक है। इस प्रारंभिक परीक्षा 2018 वाले प्रश्न में है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में सब मैं मान के चल रहा हूं कि पॉलिटी से मेरी पेपर स्टार्ट हो रही है। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूं कि इसे बताने से पहले कुछ चीज बेसिक जानकारी है वो आप जान लीजिए। कहा जाता है कि 2 घंटा कैसे मैनेज करना है आपको एग्जाम के हॉल के अंदर, 2 आवर्स कैसे एग्जाम में मैनेज करना है। अगर मान लिया जाए 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट का जो है अदर अदर सब्जेक्ट अपना स्ट्रांग होता है। जैसे मान लिया जाए किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, जैसे किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, किसी का मान लिया जाए हिस्ट्री स्ट्रांग है, और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी में 100 होगा या किसी में 150 होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अगर मान लिया जैसे मान लिया जाए किसी का ज्योग्राफी है, किसी का मान लिया जाए साइंस है, ठीक 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 होगा। तो क्या करेंगे कि पेपर जो आपके आ रहे हैं, पेपर आएंगे तो क्या करेंगे, आप एक से बनाना शुरू करेंगे या आपने जो आपका इजी क्वेश्चन है वो वहां से शुरुआत करेंगे आप, क्योंकि आपके पास मात्र 2 घंटा है। इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन। पहले तो इजी क्लास शुरू करेंगे सर। तो अगर घबराने की जरूरत नहीं है कि हम एक प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करें या प्रश्न संख्या 50 से स्टार्ट करें। मकसद आपका होना चाहिए कि जहां भी आपका सब्जेक्ट, जैसे मान लिया जाए यहां पर समीम साहब है, समीम साहब का ज्योग्राफी अच्छा है, तो कुछ नहीं देखना है इनको। नहीं तो खास अच्छा नहीं सर। नहीं, मान लेते हैं, अच्छा कहा। सपोज सपोज करते हैं आपका ज्योग्राफी अच्छा है, तो आपको डायरेक्ट जाना है ज्योग्राफी पे, जाना है कि भारत की नक्शा से देखना है क्वेश्चन कि भारत के चौहद्दी में, भारत के उत्तर में कौन सा देश है, दक्षिण में कौन सा है, इधर कौन सा है और उधर। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, जैसे मान लिया जाए राहुल का पॉलिटी ठीक है, तो राहुल क्या करेगा, डायरेक्ट पॉलिटी से शुरुआत कर लेगा। जैसे चांदनी है, चांदनी का हिस्ट्री ठीक है, तो इतिहास से शुरू करेगा। कहने का मतलब है पेपर में। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात मैं बता देता हूं सभी को, 5 मिनट जो आपका फर्स्ट होगा, अभी भी टेस्ट, ये प्रक्रिया आपको शुरुआत में करना पड़ेगा। 2 घंटा में 1 घंटा 55 मिनट आपके लिए है। मैं तो कहता हूं 1 घंटा 55 मिनट रहता नहीं है। 5 मिनट आपको वैसे भी एग्जाम में डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, साइन करवा लो, मुहर करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ठीक है। हम 1 घंटा 50 मिनट मान के चलते हैं आपको, ठीक है। 5 मिनट जब पेपर आपके हाथ में आएगा तो 5 मिनट क्या करना है, एक बार पेपर पलट के देख लेना है, ठीक है। पेपर पलट के देख लेना है क्या, कि आप जो पढ़ के आए हैं वो पेपर आपके सामने में नजर आ भी रहा है कि नहीं। दूसरी बात, अगर टफ क्वेश्चन लग रहा है तो आपके लिए सिर्फ टफ नहीं होगा, ये सबके लिए टफ होगा। बात समझ में आ रही है ना। पेपर टफ आपके लिए नहीं होगा, पेपर टफ सबके लिए होगा। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है कि पेपर टफ मेरे लिए नहीं है, पेपर टफ सभी के लिए है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में पूरे पेपर को पलट लेना है कि इसमें 150 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है और मेरा जोन एरिया कौन सा है वो देख लेना है। उसके बाद स्टार्ट करनी है कहां से, अपना आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वहां से स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट राउंड में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में मान लिया जाए आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में फर्स्ट राउंड में क्या कीजिएगा कि मिनिमम 25 से 30 से 35 क्वेश्चन, यानी 25 से लेकर के 35 क्वेश्चन के बीच में जो श्योर शॉट वाला आंसर को मार देना है। अभी जैसे समीम साहब है, समीम साहब क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड में 65 से 70 क्वेश्चन श्योर वाला मार देना है। 65 से 70 क्वेश्चन श्योर मार देना है कि नहीं, मुझे तो पता है ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। 65 से 75 क्वेश्चन के आसपास समीम साहब समझ लीजिए ना। बिल्कुल। 65 से 75 क्वेश्चन के बीच में क्या करना है, फाइनल टिक कर देना कि नहीं भाई साहब यही आंसर होगा इसका। राहुल आप भी समझ लिए, चांदनी यस सर यस। कितना, 25 से 35 फर्स्ट वाले, फर्स्ट आपका क्लियर हो गया।
चलो सेकंड में चलो, लिखते चलिए, आप लोग देखिए मत, लिखते चलना है। हाँ, सेकंड वाले में क्या करना है, सेकंड वाले में जो आपको लग रहा था कि नहीं, अरे यार इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए, तो इस तरीके से करना है आपको, नहीं लॉजिकल गेस लगा करके काम कर लेना है। अब अच्छा, दूसरी बात, जो आपको आ रहा है ना, मैं आपको दावे से कह सकता हूं मुश्किल से आपको 10 सेकंड लगेगा बनाने में, जो आपको आ रहे हैं 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड से मैं बहुत से बहुत देता हूं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा बनाने में आपको, जो आ रहे हैं। यानी क्या, अगर कोई 30 बना रहा है तो 15 मिनट में वो बना ले जाएगा, 15 से 20 मिनट में बना ले जाएगा वो, मैं अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाले में ज्यादा समय देना है, इस तरीके से काम करने का तरीका होना चाहिए। चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं कि किस इस मैराथन में, जो पीवाईक्यू का जो मैराथन का जो प्रक्रिया है, उस मैराथन में आप कैसे काम करेंगे। जब देखिए पीवाईक्यू जिसका जितना अच्छा रहेगा ना, उसकी सफलता का चांस ज्यादा रहेगा। अब आप ही लोग बताएंगे, हम आज आप लोग को सिर्फ देखना है, आज बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है कि मैं कैसे अगर एग्जाम में रहूंगा तो किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए पेपर पर आप लोग को नजर गड़ाए रखना है कि मैं कैसे सोच रहा हूं, ठीक है। आप लोग पेपर पर देखिए, अब लिखा है कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, मुझे नहीं मालूम, सिर्फ सुनिए, हम सोचते कैसे हैं वो सुनना है आप लोग को। अब मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष में कौन था भाई साहब। दूसरा कहता है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। अब ये भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे कि नेता प्रतिपक्ष को कब दिया गया था आइडिया। नेक्स्ट कहता है लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। अब देखिए आपको याद है कि न्यूनतम क्या कहता है, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या होता है कि 10% का रेशियो पता होगा 1/10 होने का, यानी क्या, कुल कितना है, कुल मान लेते हैं 550 है, तो कुल 550 का 1/10 कितना होगा, 55। यहां कितना लिखा है 75। ये आप यदा कदा सुनते होंगे, यदा कदा सुनते होंगे। इस बेसिस पर आपने क्या किया, इसको अपने 3 को कैंसिल करने की ताकत बना लिया कि 3 नहीं होगा सर। चलो 3 लो, आंसर आया। दो निकल गया। आप लोग सिर्फ मजे लीजिए कि देखिए सर कैसे सोचते हैं। जो सिंपल सिंपल पर मैं बात करूंगा कि सिंपल आपका क्या लग रहा है। यहां आंसर तो फाइनल आ गया ना आपका, बी आंसर। अब मैंने तो पढ़ा नहीं, तो पहला दूसरा पढ़ा नहीं है अभी तक, अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है मुझे। जो सिंपल था वो सिंपल से मैं आगे बना लिया। चलिए आइए देखते हैं, ये पहला बन गया। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है क्या कि मरुस्थल के बारे में है ना, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास यानी जल के कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण, यानी उसका जो पर्ण का रूपांतरण होता है, परिवर्तन होने का, कैसे होगा। अब देखो आपको पता है कि मरुस्थल, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं ना, आरजी हम लिख लेते हैं शॉर्ट में। राजस्थान में क्या होना चाहिए, कोई भी अगर मान लिया जल को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पत्ता रहेगा तो एस्टोमेटा ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, ज्यादा उसका जलवाष्प के रूप में निकलेगा, तो कठोर और मोमी पर्ण बना देंगे उसको, ठीक है। एक तो सही लग रहा है, ये सामान्य तौर पे आप पढ़े होंगे साइंस वाले में। लघु पर्ण यानी पत्ते की साइज को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, पत्ता के जगह पे क्या कर देंगे, कांटा लगा देंगे, जैसे कैक्टस का नाम देखे होंगे, ठीक है, कैक्टस। उसके बाद सोचिए, उसके बाद आपके पास आसपास में एक चीज आता होगा भी, जो क्या लगाया जाता है, फेस पे लगाया जाता है, एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा, एलोवेरा। सोचिए एलोवेरा में पत्ता तो नहीं है, पत्ते की जगह पे क्या था, ये गदगद गद्दे टाइप की क्या होती है, कठोर और मोमी पर्ण होता है। तो ये 3 भी सही है, तो 3 आप क्या किया, आप 1 2 3 मार देंगे। मतलब सिंपल बात था ना कि पानी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी को रोकने के लिए पत्ता को हटा करके जो चीज कर सकते हैं वो कीजिए आप, ठीक है। दूसरी बात आपको ये भी उस जगह एक चीज और रहेगा, जर के बारे में। जर उसका कैसा होता है, जर क्या होता है राजस्थान में, रेगिस्तान वाले जगह में जर क्या होता है, नीचे होता है, ज्यादा तक गहराई तक जाता है। क्यों जाता है नीचे तक, नीचे तक क्यों, जमीन के अंदर गहराई तक क्यों जाता है मरुस्थल वाले जगह में पेड़, पानी से नीचे मिलता है। बिल्कुल पानी, पानी को पर्याप्त पानी को खोजने के लिए जाता है, ठीक है, पानी खोजने के। तो आप क्या किए, बहुत आसानी से मार दिए 1 2 3, इजी इजी आंसर आपका मिल रहा है। चलते हैं सर 3 नंबर पे, जो हमसे नहीं बनेगा फर्स्ट राउंड में देखते हैं कि क्या बना सकते हैं, क्या आप सही कर सकते हैं।
अब देखिए मैं बता रहा हूँ, इस प्रश्न को देखिए, एनएसएसओ के बारे में है, 70वें चक्र को अब यहाँ पर लिखा हुआ है कृषक कुटुंब के बारे में। अब ऐसा करते हैं ना, अभी छोड़ देते हैं फर्स्ट राउंड में, क्या? फर्स्ट राउंड में इसको छोड़ दीजिए। क्यों? अभी अगर पढ़ना है तो देख सकते हैं, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। मुझे नहीं मालूम। देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक ओबीसी का है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा कोई आइडेंटिफ़ाई नहीं किया हुआ है कि ओबीसी का है, जनरल का है, एससी का है, एसटी का है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे लॉजिकली, तो कहेंगे कि आज तक बताइए कोई भी जगह ऐसा है देश में, जहाँ पर ये किसी आइडेंटिफ़ाई किया गया है कि ओबीसी का इतना है, जनरल का इतना है, या एससी का इतना है, एससी का इतना इतना है? नहीं सर, ऐसा नहीं ऐसा तो कहीं ऐसा कहीं नहीं, आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, इस तरीके से कहीं नहीं। दूसरा सेकंड को काट दीजिए आप। आंसर आ गई। आप लोग भी हो जाएगा, निकल जाएगा। आप लोग भी बोलिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, कहीं पर भारत में पढ़ा है आपने? कि कहीं पर जाति के नाम नहीं पे ऐसा कहीं नहीं। कहीं नहीं ऐसा होता है कि जाति ओबीसी के पर नाम थोड़े कृषि का है। कृषि का कोई ज़रूरत ही कृषि नहीं है। कृषि पर क्या आरक्षण? हाँ, तो आपका आंसर मकसद था आंसर आना, सी आपका आंसर आ गया। बस। दे देखना है कि हम कैसे सोचते हैं। अब एनजीटी के बारे में आपको पता होगा, एनजीटी 2010 में बना है। ये भी पता होगा, एक्ट के माध्यम से बना, अधिनियम से बना है। अब आगे पढ़िए आप लोग। पढ़िए नहीं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए कैसे अटेम्प्ट करना है। एनजीटी का गठन एक अधिनियम से हुआ है। ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है। एनजीटी एक्ट 2010 में बना है। फिर कहता है जबकि सीपीसीबी यानी सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है, गठन कार्यपालक आदेश से किया गया है। अब देखिए, रुक जाइए। अब आपको ये मतलब अभी एग्जाम में हम लोग बैठे हैं ना, तो सोच लेते हैं कि हमको नहीं मालूम अभी है। अब आगे देखते हैं क्या है। सो दूसरा में क्या कहता है कि एनजीटी जो है पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध करवाता है। इतना तो पता है आप लोग को। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो, हाँ। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ न्याय, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया तो होगा ही उसके पास। किसी को भी डांट देता है। पटना में ब्रिज बन रहा था तो उसको भी डांट दिया कि गंगा में जो ब्रिज बना रहे हो घूमने वाला, उस ब्रिज को क्या करो कि दूर बना के हटा के बनाओ। तो उसके पास यानी न्याय की प्रक्रिया है कुछ, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। फिर कहता है उच्चतम न्यायालय में मुकदमों को भार को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल, अगर मान लिया जाए आपके घर में अगर 2 गार्जियन हो जाए तो एक गार्जियन पे भार कम पड़ेगा ना। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस। हाँ, तो उच्चतम न्यायालय पर क्या होगा, भार कम कम करने के लिए। जबकि सीपीसीबी झरना कुआं की सफाई को अभी देखिए, अभी जन मैंने क्या बोला, सीपीसीबी का पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, प्रदूषण कंट्रोल के बारे में है। तो प्रदूषण होगा तो निश्चित रूप से सफाई को लेकर बात करेगा, देश में गुणवत्ता सुधार लाने की बात करेगा। ये जेनरिक स्टेटमेंट है ना, इसका मतलब दो सही यस है। सर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा देर के लिए सोचना है आपको कि अगर मैं मान लिया कि यहाँ पर एक का गलती, वो क्या करेगा यूपीएससी कि एनजीटी अधिनियम से होगा तो सीपीसीबी किससे होगा? तो सीपीसीबी का गठन जो होता है ये आपको होता है कहाँ से? कार्यपालक आदेश से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? ये वाटर एक्ट 1974 से होता है। किससे होता है? वाटर एट, यस। वाटर एक्ट 1974 से होता है। तो इसका मतलब एक गलती हो गया, दो सही है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका? दो आ गया। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत थी, क्योंकि वो चीज आपके संज्ञान में है। बी आंसर इसका फाइनल आ गया। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। आप लोग सोचिएगा कि किस तरीके से इसका आंसर आप क्या कर सकते थे, मैं क्या कर सकता हूं। इस चीज को देखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, यही प्रश्न को देखिए, पॉलिटी का प्रश्न है, 5 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ते हैं। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भाई साहब डाल सकती है ना? डाल सकती है या नहीं? यस, अभी आपके यस नीति डाल आप सकती है। आपके राज्य के मुख्यमंत्री साहब क्या बोले हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री साहब बोले हैं कि जो कास्ट क्या कहते हैं सेंसस करवाया गया है उनके बारे में। अच्छा, कास्ट सेंसस के साथ साथ जो 65% जो रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी एससी एसटी को, वो बोला गया है कि इस एक्ट को क्या किया जाए, 2023 में जो एक्ट बनाया बिहार सरकार बोली है कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल देने के लिए। आप बताना है आपको क्यों 9वीं अनुसूची में डालने से क्या फायदा मिल जाएगा नीतीश कुमार को, आखिर क्यों बात कही गई। तो 9वीं अनुसूची में डालने से क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू की संभावना खत्म हो जाती है। न्यायिक जो व्यू समीक्षा की जो संभावना होती है खत्म हो जाती है।
ये मैं बोल रहा हूं, न्यायिक समीक्षा की संभावना कब खत्म होती है? जब तक कि वो फंडामेंटल राइट को हनन ना करे। आप सभी लोग समझ रहे हैं ना? यस सर यस। तो इसका मतलब पहला क्या है? डाल सकती है, बिल्कुल। अब दूसरा यस पढ़िए। सर। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता यानी वैलिडिटी का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने क्या बोला है सर? किया जा सकता है न्यायालय यहाँ द्वारा तक जुडिशियल सही रिव्यू। बात अभी जस्ट मैं बोला हूं, जुडिशियल है। रिव्यू किया जा सकता है। इसे आप बाध्यता नहीं कर सकते हैं कि नहीं। आप आज एक बात बताइए ना सब आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा नहीं है जिसको वो कानून को देख नहीं सकता है, रिव्यू नहीं कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट भारत में ऐसा कोई भी कानून है जिसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है? सभी को कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सभी को कर सकती है, यानी कि इसको भी कर सकती है। जो अभी आपके यहां एक्ट बना है ना 65% का, उसको भी कर सकती है। इसका मतलब ये गलत हो गया। एक गलत हुआ, दो सही है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया? आ गया आपका। और अच्छा एक बात बताइए, न्यायिक समीक्षा किस आर्टिकल्स में आती है सर? किसी को याद है? यस सर। हाँ। किसी को याद है? चलिए सर, 13 नंबर आर्टिकल्स तेरह। 13। बात समझ में आ गई ना? मैं कैसे सोच रहा हूं वो भी देखना है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको। 6 नंबर देखिए, हो सकता है आपको ये, ऑप्शन एक को फिर से एक बार सर। कोई बात नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन है? इसी क्वेश्चन का एक नंबर ऑप्शन जो है भारत की, आप पढ़िए और आप बताइए कि मैंने अभी क्या क्या बोला है। यानी भारत की संसद किसी कानून विशेष भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती, क्या ये नहीं डाल सकती? क्यों नहीं डाल सकती सर? वही तो मैं बोल रहा हूं, पहला सही है, क्यों नहीं डाल सकती है? वही तो इसका दूसरा जो है हाँ, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता की का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता आप बताइए। एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, तो नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं सर, दूसरा गलत है, पहला सही है। हाँ ये तो सही। इसीलिए तो आंसर आपका क्या हो गया? ए हो जी गया। जी। आप समझे, आप जो बोले, आप जो पढ़े हैं, आप सेटिस्फाई है ना? सही है ना आपका? हाँ आप समझ गए सर। अभी देखिए मैं क्यों आपको रिसेंट एग्जांपल दिया बिहार सरकार का, क्योंकि बिहार सरकार ने 2023 में एक एक्ट लाई है ना 65% रिजर्वेशन का। यस सर यस सर। आप लोग तो पढ़े होंगे, काफी अच्छा है। आप लोग तो 65% वाला रिजर्वेशन वाला एक्ट पढ़े भी होंगे शायद। तो अब मैंने अच्छा अब, जहाँ संसद का राज है उस टाइम लाया है। हाँ उसी समय लाया था। तो उन्होंने नीतीश कुमार जी का मैंने हाँ एक बयान देखा था, उसमें कही उन्होंने कहा था कि मैं क्या कहते हैं इसको जो है 9वीं अनुसूची में डालने गुजारिश करूंगा कि 9वीं अनुसूची में डाल दिए। तो आप तो सिविल सर्वेंट यस बनने जा रहे हैं, तो आपको सोचना तो पड़ेगा कि 9वीं अनुसूची में डालने से क्या फायदा मिलेगा उसको। यस सर। तो सीधी सी बात है, 9वीं अनुसूची में डाल देने से क्या होता है कि जुडिशियल रिव्यू का जो फर्स्ट, बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ, न्यायिक समीक्षा का जो पहले फेज में, मैं अगेन याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम में वैधता खत्म हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। इसीलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। चलिए सर आगे बढ़े। यस अब देखिए, हम इसको ना, अगर फर्स्ट टाइम आप लोग से कहूंगा कि या आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए। व्यापारिक छूट दर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये करंट टाइप का क्वेश्चन है और न्यूज़पेपर टाइप का करंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वैसे आंसर के लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कि ये जो व्यापारिक सही होगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब वही होता है, किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों से डेबिट कार्ड में से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला क्या है? शुल्क है। अच्छा एक बात बताइए सभी लोग, आप लोग अब तो नए इरा में रहने वाले हैं, मोबाइल में सभी लोग यूपीआई यूज करते हैं? सर ये तो सोच के भी बना सकते थे इसका आंसर। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, एकदम से मैं घरेलू एग्जाम्पल दूंगा। तो आप जब जाते हैं किताब खरीदने के लिए या कुछ खाने के लिए जाते हैं, तो आप पेमेंट कैश में करते हैं, जनरली कैश में करते हैं या मोबाइल से कर देते हैं? मोबाइल से भी कर देते हैं सर ठीक है, बहुत सारे। लेकिन आपको, आप जब मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से करने के लिए उनके पास, दुकानदार के पास क्या होना चाहिए? एक स्कैनर होना चाहिए, यूपीआई होना चाहिए सर। होना चाहिए ना? स्कैनर होना चाहिए।
तो अगर हाँ, हाँ। आपको तो पैसा ट्रैवल नहीं करना पड़ा ना, पैसा लेकर के तो जो पॉकेट वॉलेट में नहीं ले जाना पड़ा ना, आपका मोबाइल क्या बन गया, डायरेक्ट पैसा कर दिए। तो यही कहता है दुकानदार जो आपको ये जो पढ़िए, फिर से पढ़िए, ये समीम साहब पढ़िए तो ऑप्शन क्या लिखा है। ऑप्शन में ई नंबर सर, नहीं नहीं नहीं, सी नंबर। सी नंबर जो ये आंसर। बैंक द्वारा, हाँ हाँ, ये बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क। शुल्क है। कौन डेबिट कार्ड कौन से लगाएगा? जो नहीं लेनदेन नहीं, किए उस पर जो लगाया गया शुल्क। ये शुल्क लगाता कौन है? बैंक लगा रही है। जी, कि, बैंक लगा रही किस पर? किस पर? आप पर नहीं, आपको नहीं, दुकानदार पर, है। व्यापारी पर। वही व्यापारी, आप व्यापारी नहीं है ना, आप तो कस्टमर है ना, ग्राहक है ना। कस्टमर है जी। तो क्या लिखा है? बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों से यानी आपसे डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क। क्लियर हो गया ना? जी। बस यही है। तो इसीलिए ये तो आपको पता ही है। चलिए, ये भी आप समझ, इसका आंसर दे दिए। अब नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्वेश्चन का क्या कहता है। इजी तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है कि क्या होना चाहिए। अब ये पढ़िए, नाभिकीय, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह। इतना तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियर एनएसजी के बारे में बात करें, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब आपको पता होगा कि भारत सरकार कब से प्रयास कर रही है कि भाई साहब मुझे एनएसजी में शामिल कर दो, मुझे एनएसजी में शामिल कर दो। लेकिन हमारा भारत क्या है, अभी एनएसजी का मेंबर नहीं है। नहीं है ना। एनएसजी में से भारत शामिल हो जाएगा तो भारत को क्या फायदा मिलेगा बताइए, पता है आपको? एनएसजी ग्रुप में जब भी भारत शामिल हो जाएगा तो जितने भी न्यूक्लियर जो एटॉमिक बम, जो परमाणु बम बनाने की जो बात हो रही है, उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं बहुत आसानी तरीके से भारत को मिल जाएगा। लेकिन जो बड़ा बड़ा देश है, 1965 से पहले जो जो देश प्राप्त कर लिया परमाणु बम, एग्जाम्पल में कौन कौन है? चाइना। G5 कंट्री कौन है जी? चाइना, यूएसए, रसिया, यही सब आएगा। हाँ, तो वो सब देश बोल रहा है कि नहीं, भारत को क्यों देंगे हम एनर्जी, एनर्जी ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। और उसका विरोध करने वाला कोई और नहीं, कौन है? चाइना है। आपका विरोध, भारत को विरोध कौन करेगा बताइए? सबसे बड़ा तो विरोध करने वाला एक ही है ना। चाइना ही तो है। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर भारत के विकास में किसको हो रहा है? भारत अगर विकास की राह पे चल रहा है तो चाइना को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है। तो बस यही देखिए क्या लिखा है कि पहला ऑप्शन पढ़िए, इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है सर, अभी तो मैंने कहा है। दूसरा है कि यह स्वयमेव, स्वयमेव मतलब अपने आप, नाभिकीय आयुध प्रसार संधि यानी एनपीटी का सदस्य बन जाएगा। नहीं, नहीं बनता, ऐसा नहीं है। भारत एनपीटी नहीं बने, साइन करना पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भारत एनपीटी का हस्ताक्षर नहीं किया। बिल्कुल, तो एक तो गलत हो गया। अच्छा, एक बात आप लोग गौर कीजिएगा ना, जहां पर देखिएगा कि मतलब कि अगर कोई जबरदस्ती की बात कर रहा हो ना तो उसको कट कर दीजिएगा। तो पहला सही, दूसरा, तो ये आपका आंसर क्या आ गया फाइनल? ये नंबर। अच्छा, एक बात और, कभी कभी मोबाइल में आप लोग बैठे रहते हैं जब भी, तो ऐसे चीजों को सर्च किया कीजिए, एनर्जी क्या होता है, विकिपीडिया चेक कीजिए, ठीक है? तो एनर्जी में आपको ये पढ़िएगा तो आपको 48 सदस्य मिलेगा। इस तरीके से, मतलब अब इस तरीके से देखते रहना है आपको, ठीक है? चलिए, ये तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए, अब आगे बढ़ना है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बनाना है कि नहीं बनाना है। अब कहता है कि उस समय का क्वेश्चन था कि अप्रवासी तत्सत्व, ठीक है, कहता है कि द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत में 6% समकरण इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में बात कर रहा है कि उस समय का करंट का क्वेश्चन है, ठीक है? करंट का क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसको भी तरीका बता देता हूं आपको। एक बात बताइए, अभी फेसबुक चलाते हैं आप लोग, या यूट्यूब चलाते हैं, या तमाम सोशल मीडिया चला रहे हैं आप लोग, तो आप देखते होंगे कि कुछ कंपनी उस पर भी प्रचार कर लेता है अपना। सर अभी तो ये गूगल भी तो प्ले स्टोर से कुछ हटाया है तो नहीं नहीं, अपना प्रचार करती है, एडवर्टाइज, जैसे फेसबुक पर भी कई लोग एडवर्टाइज करता है अपना। तो यही कहता है कि ये 6% जो है, जो लग रहा है कर, यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। नहीं 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 नहीं, ये इनकम टैक्स किस पर लगता है? आपके जैसे लोग पे, आप पर लगता है। भारत में आप रह रहे हैं, भारत में एक इंप्लॉई है, या आपका जो जो सर्विस क्राइटेरिया है उस पर लगता है। ये किसके तहत आया था?
ये वित्त कर के तहत आया था। किसके तहत आया था? वित्त एक्ट के तहत है, फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत आया था। क्लियर हो गया ना? यस सर। तो ये आयकर अधिनियम के तहत नहीं आता है। इनकम टैक्स में तो आप जानते ही हैं इनकम टैक्स में कौन कौन आता है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष कर के रूप में जो काम होता है। अब देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, क्या कहता है कि भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले, वही विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, देने वाले और प्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान यानी डबल टैक्सेशन से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्या है? नहीं कर सकते हैं। डबल टैक्सेशन से बचाव समझौते का नहीं कर सकते, यानी डबल टैक्सेशन का मतलब समझिए, अपना भी देश में टैक्स दो और जिस देश के रहने वाले उस देश में भी टैक्स दो। जैसे मान लिया जाए अमेरिका की कोई कंपनी है, तो अमेरिका की कोई कंपनी है तो भारत में अगर एडवर्टाइज करना है उसको, तो भारत में भी टैक्स देगा और अमेरिका में भी टैक्स देगा। समझ में आ रही है ना? यस सर। मतलब भारत की कोई कंपनी है तो भारत में भी टैक्स देगा और अमेरिका में भी, तो वही कहता डबल टैक्सेशन, दोहरा कराधान से बचाव के समझौते पर के अंदर टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा इसका, दोनों का दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब ये भी आप देख लीजिए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन इजी तरीके से बनाना है, ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं लेना है। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ जाएंगे हम। अब देखिए एफआरबीएम से रिलेटेड, अब ये क्वेश्चन है, शुरुआत दौर में बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए, भारी बहुत लंबा क्वेश्चन है ना, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी मत बनाइए। 9 नंबर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इस सर से पूछ लेना। 9 नंबर बता देने के लिए अभी इजी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। प्रीलिम्स का एक्सपर्ट बनना है कि प्रीलिम्स पास करके मेंस लिखना है? पास करना है, एक्सपर्ट हाँ, करके लिख दे रहा हूँ। बात खत्म है, संबंध तो प्रीलिम्स का इतना ही। अब ये पढ़िए, 10 नंबर, पिछले 5 वर्षों में इस टाइप का वर्ड जहां भी आएगा ना, तो ध्यान रखना है कि भारत एक ऐसा देश है या कोई भी देश हो, इस तरीके से डायरेक्ट नहीं ग्रोथ होता है। अगर मान लिया जाए कोई डेटा आपके पास है, इस तरीके से नहीं बढ़ता। हमारे भारत में नियम है, ऐसे होगा, कभी भी देखिएगा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, ऐसे बढ़ा, इस तरीके से चलते रहता है। मतलब कि फिक्स पैटर्न भारत में नहीं होता है, तो इस तरीके से पैटर्न को फॉलो हमारे देश में होता है। तो इसीलिए क्या लिखा है, पिछले 5 वर्षों में आयातित यानी आयात होने वाले जो खाद्य तेल है की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, ठीक है। क्या है, जो मतलब आयातित खाद्य तेल है, जो आप इडिबल ऑयल की बात कर रहा है, आयातित खाद्य तेल की जो मात्रा है वो खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही। बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है उससे ज्यादा तो हम बाहर से मंगाते हैं। आप पाम ऑयल का नाम सुने हैं? पाम ऑयल 62% के आसपास तेल हमारे भारत में आता है बाहर से। सोच के देखिए कि आपके भारत में उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो अब तो एक बात समझ में आ गया ना कि बाहर से आने वाला ज्यादा आया, तो पहला क्या हो गया आपका, सही हो गया। फिर कहता है सरकार जो है विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित, देखिए सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाती। फिर देखिए शुल्क नहीं लगाती सभी। आप बताइए कोई भी ऐसा सामान है जिस पर भारत सरकार उस पर कोई ना कोई शुल्क नहीं लगाती है? सब पर लगाती है। आप साबुन खरीदते हैं, उस साबुन पर टैक्स नहीं लगता, आप टैक्स दे रहे हैं ना। आप शैम्पू खरीद रहे हैं, प्रत्येक दिन दूध लेते हैं, सभी चीज पर आप टैक्स पे कर रहे हैं। भले वो टैक्स अप्रत्यक्ष तरीके से दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से आपसे टैक्स ली जा रही है। तो यही बात करता है। तो यहां पर क्या लिखा ऑप्शन में कि सभी आयातित खाद्य तेल पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क की बात हो रही है ना, नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी गलत है, ये गलत हो गया, पहला सही है, तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। चांदनी समझ में आ रही है ना? चांदनी बोल कुछ नहीं रहे हो। चलो समझ रहे हो कि सिर्फ देख रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो ठीक, चलो अब 11 नंबर देखिए। ये 11 नंबर क्या कहते, अच्छा 11 नंबर बताइए, इतिहास के जानकार लोग, आप लोग बना पाएंगे कि नहीं इसको? ये बना, राहुल बना लोगे क्या इस प्रश्न को? शुरुआत में तो लगता है कि बनाने योग्य है नहीं प्रश्न। बना सकते हैं।
अरविंद घोष को जानते हैं, विपिन चंद्र पाल को जानते हैं, हम्म। मोतीलाल नेहरू को जानते हैं, लाला लाजपत राय जी। नहीं नहीं, बात यह है ना कि मैजनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रह रहे तथा केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कौन साहब इसमें कैसे पता चलेगा? सर देखिए, जितना भी सेंट्रल ये था ना, सेंटर में जितना भी असेंबली सेंट्रल मेंबर था, हम्म। में से ऐसा जो है, जो अरविंद घोष का कुछ नाम सुना हुआ है, सुना सुना लग रहा है, इस तरह से इसका एलिमिनेशन कर से लगा सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? लाला लाजपत राय सर। कोई ट्रिक्स तो मुझे बताओ कि आपने सोचा कैसे लाला लाजपत राय होगा, कुछ तो मुझे बताओ। ये है ना, जो सेंट्रल असेंबली में जैसे जितना मेंबर्स है, जैसे नेहरू जी हुआ, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, इसका नाम सुना सुना मैं, मतलब ऐसा बहुत सारे मेंबर है, लेकिन इसमें ये सब सुना हुआ नाम, लेकिन लाला लाजपत राय जी का नाम उस टाइम ये नहीं था, तो इसलिए उसको एलिमिनेट करके हटा दिया। अच्छा, समीम साहब आप कैसे इसको बनाते अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो? अरविंद घोष तो जी, विपिन चंद्र पाल, समझ में आ रहा है कि ये सब मेंबर थे उस समय। नेहरू, थोड़ा सा सोचिए, अगर मान लिया जाए यही प्रश्न आपके एग्जाम में का एक आ जाता तो क्या करते आप? देखिए, अगर फर्स्ट टाइम में अगर मैं रहूंगा तो पता नहीं आप लोग जैसे बना रहे हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम में स्किप करने वाला हूं क्योंकि निगेटिव है ना। तो निगेटिव में जबरदस्ती का रिस्क नहीं लूंगा क्योंकि इतनी जानकारी मेरे पास होती नहीं है किसी के पास एग्जाम में, और उसे स्ट्रेस वाले में कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौन, अरविंद घोष का भी बहुत बड़ा नाम रहा है, सारे लोग बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए हाँ, सारे लोग तो इसमें फेमस ही हैं, तो इसीलिए, बट ठीक है, आंसर जिन्होंने मारा है सी लाला लाजपत राय तो बिल्कुल आंसर सही है, बट शुरुआत में अगर कंफर्म है तो मारिएगा, नहीं कंफर्म है तो अटेम्प्ट लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं होगी, मतलब इसमें बताइए कोई भी व्यक्ति नहीं है, सारे के सारे फेमस पर्सनालिटी है। चलिए, हाँ, लाला लाजपत भी है, लेकिन हाँ कोई नहीं, राहुल मैं बताया ना, आप अगर जान रहे हो तो फिर ठीक है, बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये 12 नंबर में देखो, अब क्या कहता है आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड का प्रयोग जो है नागरिकता या अधिवास प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पहली बात मैं बता रहा हूं आपको, ये सिटीजनशिप का नहीं है। आप आधार कार्ड दिखा करके ये साबित कर देंगे कि हम भारत के नागरिक हैं? नहीं सर, नहीं। ये ओनली आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी मतलब आपका पहचान है। UIDA करके उसका फॉर्म, हाँ बिल्कुल, UIDAI, ठीक है? तो समझ गए ना सभी लोग कि ये सिर्फ आपका पहचान, आपके जेबी में जो है आधार कार्ड है, इसका मतलब दिखा सकते हैं कि भाई साहब मैं एक आधार, मेरा नाम फलाना है, इस नाम से मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। बट इस बात से आप इस आधार कार्ड दिखा करके ये नहीं कह सकते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को ये पता है ना जेम, जैम जैम जेम JAM, सबको पता है, सबको पता है, समझ नहीं पा रहे हो, सबको पता है, सभी को सैलरी मिल रहा है, जैम से मिल रहा है सैलरी, जनधन, आधार, मोबाइल। अच्छा। क्या समीम साहब पता नहीं था आपको? जी जी जी, और मालूम। J फॉर जनधन, A फॉर आधार, M फॉर मोबाइल। आज के डेट में किसान सम्मान निधि का योजना का जो लाभ मिल रहा है सभी को, किसानों को, इसी के थ्रू तो मिल रहा है, DBT। दूसरी बात, जो आप गैस सिलेंडर ले रहे हैं उसका सब्सिडी जो मिल रहा है किसके माध्यम से मिल रहा है? इसी के माध्यम से मिल रहा है। मतलब इवन थिंग जो भी चीज है DBT से जो मिल रहा है तो इसी के थ्रू मिल रहा है। चलो, इसका मतलब अब पहला गलत कर दिया आपने, ठीक है? सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं कि एक बार जारी करने, देखो पढ़ के देखना, बड़ा अल्ट्रा फैक्ट लगे, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। क्या संभव, गलत है कि सही है? ये गलत है। गलत है। एक बार निर्गत होने के बाद कई बार लोग चेंज करता है आधार अपना, कभी पिताजी का नाम गलती रहता है, कभी माताजी का नाम चेंज होता है, कभी कितना एड्रेस चेंज होता है, ठीक है? अच्छा, जो व्यक्ति अगर मान लिया जाए
जो व्यक्ति मान लिया जाए मर गया तो क्या करेगा, उसको आधार नंबर को क्या करेगा रख करके? सर, हाँ बोलिए। ये आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है, बाकी चेंज तो हो सकता है, तो लेकिन वो आधार संख्या जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। आप हटा सकते हैं ना? आप नहीं, ऐसे उसको सोचिए ना। कैसे, नंबर कैसे हटे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। अगर मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6, ये किसी व्यक्ति का आधार संख्या एक्स का है, और ये व्यक्ति क्या हो गया, जिस समय ये बना था उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, 85 के आसपास थी, और ये मर गया, तो इसका ये आधार नंबर क्या रहेगा, या इस आधार नंबर को बाद में, क्योंकि सत्यापित तो होता है ना ये व्यक्ति नहीं है। जनगणना क्यों होता है आपके यहाँ? जनगणना से आधार को ऐसा तो नहीं किया गया है। नहीं नहीं नहीं, एक सोच के देखिए। अगर अच्छा बताइए एक बात, जो व्यक्ति मान लिया जाए मर गया, तो ये चीज कैसे कैसे चलेगा उसका? तो जनगणना के आधार पर जो है उसको, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति मर गया उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी भारत सरकार को कि फलाना व्यक्ति मर चुका है? अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो क्या मरने के बाद भी मिलता रहेगा उसको? नहीं, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा ना। तो वही मैं कहना चाहूँ, इस संख्या को अगेन क्या करेगा, यूएडीएआई इस संख्या को किसी और नाम पे रिलीज कर सकता है, या निष्क्रिय कर सकता है, इनएक्टिव कर सकता है। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट कर देगा, बंद कर सकता है ना। तमीम साहब समझ में आ गई ना? जी। आप बंद कर सकते हैं कि नहीं, सो बताइए आप। बंद कर सकते हैं, लेकिन ये डिजिट को बदल नहीं सकते सर। नहीं नहीं, वही तो कह रहा है ना, निष्क्रिय या लुप्त, लुप्त लुप्त। लुप्त मतलब क्या होता है, निष्क्रिय मतलब क्या होता है? राहुल समझ में आ गया आपको? यस सर, मैं समझ गया। निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव, डीएक्टिव कर देंगे, क्या दिक्कत है? जो मर गया उसको हम क्यों रखना है उस आधार नंबर को? अच्छा ठीक है, फिर से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये देखिए प्रश्न क्या है। सो अब ये, अच्छा आप लीजिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया आपका। अब हाँ देखिए, क्या कहता है कि मानव क्रियाकलाप के कारण हाल ही में बहुत अधिक संकुचित हो गया है या सूख रहा है। कौन सा इसमें सागर है बताइए? अरल सागर, काला सागर और बैकाल झील। आप लोग तो नाम जानते ही होंगे, ये तो बहुत फेमस है, लूसेंट का बहुत फेमस लिखा हुआ है जो सूख रहा है। एक ही तो है इसमें अरल सागर के बारे में जानकारी मिलती है। काला सागर तो पता ही है कि अभी रसिया यूक्रेन के वार के कारण जो है काला सागर कितना फेमस रहा है। यस सर, ब्लैक सी भी बहुत फेमस। अच्छा एक बात बताइए सभी लोग, आप लोग, कि बनाने का तरीका दो अगर हटा देते आप तो आंसर पे 50-50 पर तो चले गए थे आप। यस सर, हाँ। तो या तो एक होगा या तो एक तीन होगा। अच्छा बैकाल झील, बैकाल झील कहाँ पे है? रसिया में है ना? यस सर, रसिया में। तो रूस में है, तो बताओ ये रूस में क्या, मतलब रूस में बैकाल झील बहुत छोटी है क्या? रूस में जो बैकाल झील है ना, वो लार्ज एरिया, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, उसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो बैकाल नहीं होगा, तो तीन भी नहीं होगा, ये भी कट गया, तो आंसर आपका। अच्छा अब हम कहते हैं, अब आप लोग का काम क्या रहेगा बताइए? आपका काम रहेगा अरल सागर से संबंधित कौन कौन सा देश है वो बताना है आप लोग को। काला सागर से संबंधित कौन सा देश है? बैकाल के पास तो मैं बता ही दिया। अच्छा बताइए, काला सागर जो है, ब्लैक सी से टच करने वाले कौन कौन सा देश है, याद है किसी को? यूक्रेन, रोमानिया ठीक है, यूक्रेन, रोमानिया, और तुर्की। तीन चार, बस तीन को याद है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता, रसिया हम लिख दे शॉर्ट में, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और क्या कहते हैं, जॉर्डन। ठीक है, एक बार मैप पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और अरल सागर के, अगर अरल सागर कहाँ देखना है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है।
ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो अब देखिए ये प्रश्न को बनाइए आप लोग। 14 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? विधि का नियम सूचकांक, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। बताइए आप लोग एग्जाम में रहेंगे तो क्या बनाएंगे कि नहीं इसको? बताइए सर, ये तो बना देंगे सर, बना देंगे। बताइए क्या होना चाहिए, या स्किप करके आगे बढ़ेंगे? बोल रहा है तो सर लॉ से रिलेटेड होना चाहिए, पहला तो ये सोचेंगे। हाँ, ये लॉ लॉ मतलब कानून से रिलेटेड होना चाहिए ना, नियम से होना चाहिए। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये हो नहीं सकता ये है। मानवता, ये मानवता के बारे में बात करता है ना, ये एमनेस्टी मानवता के बारे में बात करेगा। तो चलो ये हटा दिया आपने, और बताओ। इंटरनेशनल न्यायालय, इसको थोड़ा सा सोच सकते हैं। बाकी विश्व न्याय परियोजना, यहाँ न्याय जस्टिस से बात कर रहे हैं, तो इसको डी तो सही लग रहा है। तो यही आपको सोचना है, यही तरीका है सोचने का, तरीका है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इस प्रश्न के लिए मुझे किस तरीके से सोचना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवता के बारे में बात कर रहा है तो उसको हटा दिया आपने। उसके बाद आपने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तो इंटरनेशनल जस्टिस क्या करेगा यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप सोच के देखना है कि यार होगा कि नहीं होगा। फिर सोचना है कि न्याय के बारे में कौन बात कर रहा है। तो देखो प्रश्न में भी न्याय और ऑप्शन में भी न्याय, सोचो सोचो, प्रश्न में भी न्याय, ऑप्शन में भी न्याय। हो गया सर। तो हम आप क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन हो। बिल्कुल, तो आप इसको मार के चलिए, डी आंसर करेंगे तो फाइनल आपका आंसर भी निकल गया। ठीक है, क्या समीम साहब ये प्रश्न इजी लगा ना आपको? चलिए अब डिस्प्ले पर सर हमको नहीं दिखा नंबर क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? इंटरनेट प्रॉब्लम सबके साथ तो नहीं हो रहा है, पता नहीं आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। राहुल आपको दिक्कत है? आपके लगता है आपके साइड से कोई दिक्कत चल रही है। चलो अब देखते हैं इस प्रश्न को, आगे देखते हैं। ये तो आपने आंसर लगा लिया कि मतलब क्या होगा इसका, विश्व न्याय परियोजना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इसका बताओ 15 नंबर का क्या होगा कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। भारत में जितने भी एटीएम है, अब ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन भारत में सभी एटीएम को कौन काम करता है जोड़ने का? ये बहुत इजी है। अब देखो बैंक, भारतीय बैंक एसोसिएशन, उसके बाद कहता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, फिर कहता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर कहता है रिजर्व। पहली बात तो ये सब भारत के सभी एटीएम को रिजर्व बैंक का काम नहीं है, और बैंक एसोसिएशन का भी काम नहीं है। अब बताओ, एनएसडीएल नहीं, गलत। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक बात बताओ, भारत में यूपीआई पेमेंट जो है इसको कौन सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है? डिस्प्ले पर कुछ नहीं नजर आ रहा है सर। क्या राहुल आपके साथ भी दिक्कत है? चांदनी आपको भी दिक्कत है? नहीं सर, मेरे में नहीं दिक्कत। नहीं सर, दिख रहा है। एक बार ऐसा करते हैं ना समीम साहब, एक बार अगेन एग्जिट होकर के फिर से आइए आप। चलो यहां देखो, तो सी नंबर जो है यूपीआई, यूपीआई को जो करता है ये करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है। तो अच्छा राहुल, मैं क्यों बोला, ये रिपीट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, ये पीवाईक्यू में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए घबराने की बात नहीं है। तो इसका भी आपने आंसर लगा लिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो एग्जाम में कैसे रहोगे इसको देखते भी चलना है कि किस तरीके से सोचना है मुझे। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमी को जो पार्ट करेगा, अर्थशास्त्र जो पढ़ोगे, तो आपको तो पता है कि CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बारे में बात कर रही है। CAR कार के बारे में बात हो रही है। तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात का मतलब क्या होता है कि पैसा क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए उसके पास। का लिखा है कि वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में, बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयता लायबिलिटी का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लिया जाए, सोचो कॉमनली सोचो कि अगर मान लिया जाए बैंक रन, जानते हो आप लोग क्या होता है बैंक रन?
बैंक रन क्या होता है? बैंक रन ये होता है कि अगर मान लिया जाए कोई भी बैंक है, एसबीआई है, जितने भी बैंक है, तो बैंक रन इसको कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि उसके पास अपना पैसा थोड़ी नहीं होता, ग्राहक का ही पैसा रहता है ना उसके पास। तो यदि मान लिया जाए किसी भी ऐसी स्थिति में अगर एकाएक कोई क्राइसिस आया, उस क्राइसिस में सारे जो कस्टमर है वो अपना पैसा निकालना चाह रहा है, लेकिन बैंक भी तो पैसा उसका रखी नहीं रहती अपने पास में, वो भी तो लोन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पैसा को। आप जो जमा करते हैं बैंक में 10 लाख रुपया जमा किए, फिक्स डिपॉजिट किए, तो एफडी करते हैं या मान लिया जाए रेकरिंग अमाउंट में ही आप देते हैं, सेविंग अकाउंट के ही रूप में रहता है, तो बैंक आपके पैसा को क्या करती है, मार्केट में लोन के रूप में दे देती है। तो लोन के रूप में देती है तो वही पैसा एकाएक आप अगर मांगिएगा, सभी लोग मांगना शुरू कर देगा पैसा क्राइसिस के समय में, तो कहां से लेगा पैसा? तो उस समय अपना पैसा क्या करता है, आरबीआई के पास रखे रहता है। यही है CAR यानी पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वो रखा रहता है पैसा कि किसी भी स्थिति में पैसा को ग्राहक को लौटाने के लिए बैंक रन ना हो, यानी बैंक दिवालिया ना हो, इस पूंजी को देने के लिए वो अपना पैसा रखता है। तो ये आपका सही हो गया। दूसरा कहता है कि CAR एक निर्धारक जो है प्रत्येक बैंक द्वारा किया जाता है अलग अलग। नहीं साहब, ये कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कौन करेगा? आरबीआई के माध्यम से कौन करता है? सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेशन करता है। क्या करता है? निर्धारण करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक और बैंक रेगुलेशन का काम करता है। तो क्लियर आपका हो गया कि इसका क्या होता है, एक होता है। तो ये आपका गलती हो गया, तो एक सही एक गलत से क्या हो जाएगा आंसर? एक आंसर हो गया, बस हो गया, यही तो काम था। नहीं तो सारे बैंक कहेगा हम मेरा अलग रहेगा, मेरा अलग रहेगा, तो बवाल मच जाएगा ना। चलो अब ये देखिए, अब आपके पास ये भी क्वेश्चन, अगर आप आधार वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बना देंगे आप। क्या कहते हैं पहचान? अब अच्छा देखो 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 राहुल, आज ही नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं समझा। आज ही आपने एक प्रश्न में किया है कि आधार जो है उस ऑप्शन में लिखा रहा था नागरिकता। अभी देखो यही आधार के बारे में क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है? पहचान लिखा, आइडेंटिटी। मतलब एक ही पेपर में क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, एक ही पेपर में क्लियर हो गया कि नहीं? ये सिर्फ पहचान के लिए है, पहचान पत्र है, नॉट सिटीजन कार्ड नहीं है, ये नागरिकता कार्ड नहीं है। लिखा है कि आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है। इसका अभिप्राय क्या है? सीधी सी बात है, आप सभी को पता होगा आधार जब बनवाए होंगे तो आइरिस का प्रयोग ऑनलाइन में किया गया होगा, यस सर। रेटिना लिया था ना। यस सर। चलो फिर कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ कर सकते हैं। हो गया, आपका आंसर तो आ गया दोनों। यस सर। प्रश्न बहुत ज्यादा टफ लग रहा है या मतलब नजरिया बदल रहा है थोड़ा सा? एक नजरिया बदल रहे हैं। बिल्कुल सोचने। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब ये भी क्वेश्चन आप बना देंगे 18 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचेंगे तब लगेगा कि इजी क्वेश्चन है। अब कहो तो अभी करंट से इसको जोड़ के दिखा देंगे। उस दिन भी मैं बोल रहा था और आज भी मैं बोल दूंगा, कुछ नहीं है, पढ़ो। बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल या कुपोषण से प्रभावित हुए हैं, या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते भूखमरी के कारण मृत्यु हुई है? बताओ इसमें कौन सा देश लग रहा है जहां पर ये तमाम तरह की घटनाएं हो रही है? भूखमरी है, युद्ध हो रहा है, कुपोषण है, अकाल है, सभी तरह से मर रहा है। और ये एक अच्छा संजोग देखो। अच्छा इसका मैं तरीका बताता हूं। कमीशन आपको बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, अफ्रीका पर क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है। यस सर। तो अफ्रीकी देश, अंगोला और जाम्बिया। अब देखिए सी नंबर तो आप ऐसे हटा दिए, क्यों? क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका का भाग है, वेनेजुएला और कोलंबिया, तो सी हट गया। अब बात आता है कि ये अंगोला, जाम्बिया, मोरक्को, ट्यूनिसिया और यमन और दक्षिण। अच्छा बताओ, यमन और दक्षिण सूडान। अब देखिए, अब ये लिखा है अंगोला, जाम्बिया, आ गया ना? यस सर। समीम साहब आपको डिस्प्ले दिखाई पड़ रही है ना? जी जी
पड़ रही है। ठीक, तो अब देखिए आपको ये भी पता होगा। अच्छा, आप लोग के पास मैप है ना? मैंने उस दिन भी बोला था मैप घर में लगा के रखिए। यस सर, मैप है, हाँ। तो अब देखिए अच्छा, जिम्बाब्वे जानते हैं क्रिकेट खेलता है ना? आप लोग क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। यस सर। तो जिम्बाब्वे के ही ऊपर में जाम्बिया देश है। तो क्या लगता है कि आपको वहां पर इतनी बड़ी समस्या हो रहा होगा? अरे थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। मैं आपको यहां पर मैप बना रहा हूं, फिर सोचना। यहां पे पड़ता है ये देश, और यहां पे दक्षिण अफ्रीका है। नीचे में, नीचे में, नीचे में, नीचे से ऊपर देखो। यस सर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ऊपर क्या है? दक्षिण अफ्रीका से ऊपर बोत्सवाना है, बोत्सवाना से ऊपर जिम्बाब्वे है, उससे ऊपर क्या है? जाम्बिया है। जाम्बिया है, यस सर। क्या लगता है, थोड़ा सा सोचो, क्या इतनी बड़ी समस्या वहां हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब ये अंगोला, अब ये हटा दो, आप ये हटा दो। अब आता है मोरक्को और ट्यूनीशिया और यमन और दक्षिण। हाँ। अब सोचना है ट्यूनीशिया के बारे में। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम पास कराने की गारंटी नहीं लेता, मैं तरीका बता सकता हूँ। ट्यूनीशिया को देखो, ट्यूनीशिया यहां पे मिलने वाला है आपको, ऊपर में भूमध्य सागर के पास। मिला कि नहीं मिला? अल्जीरिया के ऊपर में, अल्जीरिया हाँ। अल्जीरिया के, अल्जीरिया के ऊपर में यस सर, हाँ। मिल गया ना? हाँ, मोरक्को और उसके पास में। नहीं नहीं, अल्जीरिया और लीबिया के बीच में होगा ना, अल्जीरिया और लीबिया के बीच में होगा ट्यूनीशिया। क्या अल्जीरिया? कहीं नहीं है। आंख रखना है सिर्फ सॉरी, आंख रखना है अफ्रीका पे। हाँ सर, अफ्रीका पे ही है, हाँ। मिल गया ना ट्यूनीशिया? हाँ, ट्यूनीशिया मिल गया सर। तो ट्यूनीशिया से मिल गया, तो अब बताओ दक्षिण अफ्रीका के बगल में, सॉरी क्या नाम है, सागर के जो कोस्टल एरिया में रहने वाला देश की स्थिति इतनी गरीब नहीं हो सकती है कि वो भूखमरी के कारण मरेगा। क्यों मरेगा, नहीं मरेगा? क्योंकि उसके पास भूमध्य सागर के पास है। इसका मतलब है कि उसकी स्थिति पोर्ट के कारण से, पोर्ट में बोल रहा हूं, पोर्ट मतलब पतन के कारण से ठीक ही होगा। खाना तो मिल ही जाएगा उसको। हम इस तरीके से इसको हटा देंगे। सॉरी, हटा दिया मैंने। अब एक ही बचता है मेरा, यमन और दक्षिण सूडान। अभी अच्छा, अब पूछो क्या, क्यों मैंने ये दक्षिण सूडान बताया? ये दक्षिण सूडान सूडान से अलग होकर बना है। यहाँ पे खूब लड़ाई हो रहा है, मारपीट हो रहा है। दूसरी बात, यमन, अभी अब गल्फ कंट्री में आ जाओ। ये यहां पर गल्फ कंट्री है, ये है ओमान और ये है यमन। यस सर। और यमन में अभी हैती, हैती के बारे में जानते हैं ना? हैती आतंकवादी समुदाय, हाँ हाँ, हैती का भी, हैती हाँ। समुदाय का बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। तो इस आधार पे क्या मारेंगे आप लोग? डी मार देंगे। थोड़ा सा देखिए, मैं क्या कहता हूं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप इसका आंसर जवाब दे पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आंसर मिल गया ना? डी फाइनल आंसर है, डी। यस। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर। अब लीजिए आप लोग के सबसे फेवरेट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच पॉलिसी, शिक्षा का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है। ये इतिहास का क्वेश्चन है, शिक्षा से क्वेश्चन बना है, तो आपको तो बनाना ही चाहिए सभी लोग को। क्या कहता है वुड डिस्पैच के बारे में? ये शिक्षा से संबंधित रहा है। सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट इन एड शुरू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। सर, पैसे, इसको तो आप मार सकते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, बिल्कुल नहीं गलत, सभी स्तर पे नहीं था। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी कब किया गया था? तो अंग्रेजी किया गया ओनली हायर एजुकेशन के, इसमें हायर एजुकेशन। हायर और टेक्निकल में, हायर और टेक्निकल में जो तकनीकी शिक्षा होती है ना, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, इस टाइप का में आपको ये किया गया था। तो आपको 3 गलती हो गया, तो 3 गलती होने से क्या करेंगे आप? ऑप्शन से छाड़ देंगे तो ए ऑप्शन। आगे आपका जो 3 में है। क्या सर, ये लूसेंट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए आप लोग। यस सर, वो। अच्छा समीम साहब, एक बात बताइए, लूसेंट कितना बार पढ़े हैं आप कुल मिलाकर के? तो हमको लग रहा था आप बोलेंगे सर 10 बार पढ़ चुका हूं। मुझे लग रहा था कि राहुल बोलेगा सर मैं 15 बार पढ़ चुका हूं।
अच्छा, लुसेंट कितने पेज की है राहुल? 200-250 से ज्यादा नहीं है। 200-250 पेज पढ़ने में 50 पेज के अनुसार से कितना दिन में खत्म हो जाना चाहिए? 5 दिन में। अरे गुरु, तो अभी तक बोले क्यों नहीं 15 बार पढ़ा हूं सर? तो नहीं पढ़ रहे हैं, एक पहले ही पढ़े थे, इधर नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए। पढ़ लीजिए, कुछ फैक्चुअल नॉलेज बहुत काम आ जाएगा। वैसे भी पेज को पलट देना है, ठीक है? हाँ वो तो है सर, मतलब ऐसे ही देख लेना है, घबराने की बात नहीं है, देख लेना। मैं ये नहीं कहता हूं, आप लोग के पास तो स्पेक्ट्रम है ही, यस सर। बट कहने का मेरा ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन कौन बना लेगा? इतना बड़ा क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में बात कर रहा है। कौन सी संसदीय समिति जो है इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है, जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है, सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन डेलीगेशंस की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। बताइए सर, इस ऑप्शन में ए बी सी डी आप लोग को क्या लगता है, क्या होना चाहिए? संसद की बात बोल रहे तो लॉ से संबंधित होना चाहिए। तो विधान बनाएगा ना, विधान मतलब विधायिका ही तो है। अगर संसद वाली बात है तो विधायिका होगा। अब विधान देखो, विधायिका मतलब विधान, विधान मतलब लॉ। अब देखो यहां विधान कहां लिखा हुआ है, मिल गया। तीन चीज होता है ना जी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होता है ना। यस सर। तो विधायिका होगा तो विधान में मिल गया ना, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। क्या बहुत नियम ज्यादा? भी तो बना सकते क्या सर? हैं, नियम समिति। लेकिन सर यहां संसद के बारे में बात कर रहा है, संसदीय समिति का कोई ऐसा काम करेगा इसी कारण से, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं उस प्रश्न के ऊपर जो आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा आपको दिखने वाला है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा सा टेक्निकली सोचेंगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको नजर आने वाला है। इसका देखिए, ये बहुत राइट टू एजुकेशन। क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बात कर रहा है ये, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन की बारे में बात कर रहा है ना। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में जो बात कर रहा है आपको, कि अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु इलिजिबल होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। मास्टर साहब, आपके लिए तो जरूरी है, यही चीज आपके लिए पूछ रहा है। कुछ नहीं कहता है कि बताइए कि टीचर बनने के लिए स्टेट के बारे में बात कर रहा है। फिर एसटीईटी का बात। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु यानी 1 to 5 में पढ़ाने के लिए किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक यानी सीटेट के बारे में बात कर रहा है, के दिशा निर्देश के अनुरूप किए गए अध्यापक अर्हता प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। 1 to 5 पढ़ाने के लिए सीटेट पास करना पड़ेगा ना जी। अब तो आपको लग रहा होगा समीम साहब कि देखिए कितना आपके नजदीक से क्वेश्चन पूछ रहा है आईएएस में। तो अब जहां जहां 2 ऑप्शन है, इसका मतलब है कि वो आंसर होगा। अब एक इसको हटा दीजिए आप, अब यही ऑप्शन बन रहा है, 2 यहां पर दिख रहा है, अब एक को पढ़िए आप, तीसरा पढ़ने की जरूरत खत्म हो गया। अब मुझे नहीं भी मालूम है फिर भी खत्म कर दीजिए आप। राहुल, टेक्निक समझ में आ रही है ना बाबू? यस सर यस। मैंने 3 तो पढ़ा नहीं ना। नहीं सर, 3 नहीं पढ़े। तो अब पहला पढ़िए, पहला में क्या कहता है? कहता है कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में अगर शिक्षक बनना हो, मान लो उत्तर प्रदेश का कोई लोग है, बिहार में शिक्षक बनना है, तो किसी राज्य में शिक्षक के लिए नियुक्त होने के लिए इलिजिबल होने के लिए किसी व्यक्ति में कि राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना क्या है? बिल्कुल सही बात है।
हाँ, कोई जरूरी नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूं, कोई जरूरी भी नहीं है। वही तो, जरूरी नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। वही एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट, वही बात पे चलना चाह रहा हूं। अगर कोई वही उत्तर प्रदेश का लोग बिहार में जाना चाहता है, तो अगर वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का कोई एग्जाम पास किया हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है कि राज्य का हो या ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Yes, sir. जैसे अगर मान लिया सपोज आप जिस जिले में हैं, उस जिले में, समीम साहब इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नवोदय विद्यालय है। नवोदय विद्यालय में किसी को मास्टर साहब बनना है, और वो नवोदय में बनने के लिए, तो नवोदय जिस राज्य, मान लिया समस्तीपुर में है या सहरसा में है, तो वहां के नवोदय विद्यालय में क्या उत्तर प्रदेश का लोग या बिहार, भारत के अन्य राज्य का लोग नौकरी नहीं जा सकता है, क्या सभी पढ़ा नहीं सकता है? कर सकते हैं। तो क्या उस राज्य का एग्जाम पास करना जरूरी है, समीम साहब? उस राज्य का तो एग्जाम पास करना जरूरी है, वो तो बिहार से रिलेटेड नहीं रहा सर, सीटें पास करना रहता तो जरूरी था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूं। समस्तीपुर और सहरसा जो है सो है तो बिहार में, बट वो जो विद्यालय नवोदय है, वहां पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर का आकर के नौकरी दे सकता है। इसीलिए ये प्रश्न क्या हो गया, योग्य आवश्यक नहीं है, क्या है, आवश्यक नहीं है। इसीलिए आंसर केवल 2 होगा इसका आंसर। आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ इसका आंसर केवल बी होगा, केवल बी होगा। देखिए, आप लोग आज ऐसे ऐसे प्रश्न बना रहे हैं जो टीचर मतलब इस तरीके से आ रहा है। देखिए कितना कॉमन क्वेश्चन सब पूछ रहा है, क्या इसमें बहुत किताब पढ़ने की जरूरत है क्या? अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये है आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर को जो यदा कदा करंट में आते रहते हैं, तो अगर मान लीजिए जब आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप कर दीजिएगा, सीधी सी बात है। हाँ, इसमें नेगेटिव नहीं। हाँ, आता तो ठीक है, नहीं आता जैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, सामा चकेवा, सामा चकेवा कौन से राज्य का पर्व है? सामा से तेरा सर बिहार में भी होता है समझ। बिहार में भी नहीं होता, बिहार में है, तो बिहार में ही है। बिहार में ही है। अब यहां देखिए क्या लिखा है, चपचारकूट, तो चपचारकूट कहां पे, मिजोरम में है, सीधी सी बात है। अब यहां क्या है, थांगटा, तो थांगटा, थांगटा कहां है, सिक्किम नहीं होकर मणिपुर में है, कहां है? मणिपुर। एक तीन गलत होने से क्या हो गया आपका, आंसर ये कैंसिल हो गया 3 गलत होने से। अब एक सही है, एक सही है, देखो अब दूसरा देखते हैं, खोंगजम परबा गाथा गीत, ये मणिपुर का है, बिल्कुल सही है। मैं अगेन कहूंगा, फिर से कहता हूं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप। ज्यादातर इसे स्किप करने वाला है ठीक सर। है, लेकिन जरा सा मिस होने पर जो है ना। अच्छा बताइए, क्या नाम है, छऊ कहाँ का है, छऊ? छऊ छऊ कहाँ का है? सर उत्तर प्रदेश। हाँ, अच्छा बताइए, मोहिनीअट्टम। केरला से है। हाँ बिल्कुल, कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। तो इसी तरीके से देख के चलना है ना। सतरिया कहाँ का, सतरिया बीपीएससी का क्वेश्चन है, सतरिया। हरियाणा नहीं। और राहुल, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी ने यूपीएससी से कॉपी किया था। ये सतरिया है असम का, हाँ सर। असम असम। तो आपका काम है ये सब चीजों को विकिपीडिया कर लेना या नोट्स बना लेना। आप सभी को मैं बता दिया हूं शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। हाँ, फॉग से रिलेटेड बनाना। ठीक है, अब भरतनाट्यम कहाँ का है? कौन सा सर? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। हाँ, ये तो भरतनाट्यम साउथ का ही है। बताइए, 3 महीना के बाद आपका एग्जाम है और आप भरतनाट्यम नहीं पता है? अभी पता है G20 में, G20 के जहां भारत मंडपम, वहां पर जो है जी क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ा एक लगाया गया है,
बताइए, कुछ याद आ रही है? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का शिव जी का जो मूर्ति है ये लगाया गया है आपको, तमिलनाडु का है। कहाँ है? ठीक है, तो ये पता रखना पड़ेगा सर, पता रखना पड़ेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन जब देखेंगे आप तो शुरुआत के चरण में अगर आपको आता है तो ठीक है, बाकी तो मुझे लगता है कि एक बार खाद्य सुरक्षा मानक ये फासाई से है, आपको पता है, FSSAI, ठीक है, 2006 ने क्या किया है, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, फासाई से रिलेटेड है। फिर कहता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये जो फासाई है ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। पहली बात, जितने भी मंत्रालय, अधिकांश मंत्रालय क्या होता है, गलत होता है, गलत चेंज कर देता है, चेंज कर देता है, तो ये मंत्रालय जो है ये गलत हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये गलती हो गया, पहला सही है तो आंसर आपका आ गया। ये तरीका है सोचने का, ठीक है। चलिए ये बता सकते हैं सर, अच्छा सभी को मैं एक बात कह रहा हूं ना, सभी को मैं ये बात कर रहा हूं, दो सब्जेक्ट आप लोग को एक बात कह रहा हूं बाबू, दो सब्जेक्ट ना आप लोग स्ट्रांग रखिए, कोई भी अपने अनुसार दो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए आप लोग, जिस पर आपकी महारत हासिल हो जाए। जो वो कभी आपको याद है, दो ऐसा सब्जेक्ट रखिए जो एग्जाम को ना हर बार पास कराने में सहयोग करेगा आपको। राहुल बताओ, आपका दो सब्जेक्ट कौन चूज कर रहे हो? सर पॉलिटी चूज कर रहा हूं। ठीक है, वाह अच्छी बात है। समीम साहब आपका क्या स्थिति है? ज्योग्राफी और बिहार को करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप पॉलिटी भी कर सकते हैं, पॉलिटी पे भी आपकी अच्छी समझ है, ठीक है। अब बाकी जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो भी अच्छा। ये क्वेश्चन देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन। अब टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि इस 4 देश में कोई ऐसा देश है जो 2 जगह के कारण बराबर झगड़ा में रहता है, तो बताइए हटाएंगे क्या आप लोग? चीन को हटा देंगे सर। चलो चीन को हटाए, इराक में झगड़े में रहता है, इजराइल भी, इजराइल तो वर्तमान में भी झगड़ा में चल रहा है। इजराइल को पाकिस्तान भी ऐसी किया है, तो इजराइल को ले सकते हैं कंसीडर कर। चलो अब मैं बता रहा हूं, टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब होता है, पहली बात यमन को हटा दो और इराक को हटा दो, ठीक है। अब अच्छा, इजराइल और चीन मैंने आपको 50-50 पहुंचा दिया, ठीक है। चीन और इजराइल में से कोई एक मारना है आपको। अब देखिए, आपको पता है कि चाइना के बगल में एक छोटा सा द्वीपीय देश है ताइवान। ताइवान कहता है कि मैं चाइना से अलग हूं, और चीन कहता है, इतना बड़ा वैम्पायर कहता है क्या, रक्त पिपासु खून चूसने वाला, कि ताइवान मेरा ही है, ठीक है। हाँ, ये कहता है मेरा है, और ताइवान कहता है कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है चीन से। तो यही टू स्टेट की बात हो रही है। टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 2 जगह है लेकिन समाधान की प्रक्रिया को रखने के लिए ले रहा है। इसका आंसर चाइना होगा, ठीक है। राहुल गलती हो गया ना आपका? यस सर। बताइए गलती हो गया, कैसे ठीक करना था इसको? इजराइल नहीं हो सकता था यहाँ। इजराइल नहीं होगा। देखिए इजराइल क्यों नहीं होगा, बी रीजन बता रहा हूँ ना। इजराइल में क्या झगड़ा है, इजराइल में है उसको लेकर के, है ना, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के बात चल रही है ना, उसमें गाजा पट्टी इन्वॉल्व हो रहा है, गाजा पट्टी जगह हो रहा है, वहां पर 2 कानून की बात तो नहीं आ रही है ना, 2 कानून की बात नहीं आ रही है। लेकिन अभी आप लोग तो सभी लोग इतने न्यूज आज के डेट में मोबाइल वाले हैं, आपको कुछ ही दिन पहले मालूम था ना कि जब अमेरिका से विदेश मंत्री जब आया था यहाँ पे ताइवान में, तो चीन को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी थी। आप लोगों को तो पता होगा इस चीज का। तो ये क्या है, यही तो है, चीन यही तो कहना चाह रहा है। चीन कहता है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन करना है, ताइवान से कोई इंडिपेंडेंटली नहीं करेगा,
वो मुझसे करेगा, चीन कहता है। अब ये ताइवान कहता है कि अच्छा आज ही क्या करना है आप लोग को, मोबाइल पर ताइवान और चाइना का विकिपीडिया चेक करना है। आज ही क्या करना है आप लोग को, विकिपीडिया करना है और पता करो कि आखिर रीजन क्या चल रहा है। ठीक है, चलो आंसर मैं बता दूंगा। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये सबको पता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट पता है। अभी ये इसी पता होगा, यही फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं, फिर से 5 साल बढ़ा दिए हैं। फिर से 5 साल बढ़ा दिया कि मतलब अब जो है फ्री में फिर से 5 साल तक दूंगा। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है के अधीन बनाए गए उपबंध के बारे में बात कर रहा है। तो अब बताइए इसका आंसर, इसको हटाना क्या था। अब ये देखना, कहता कि केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेते हैं की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे यानी बीपीएल श्रेणी में आते हैं। क्या समीम साहब ये ऑप्शन सही है कि गलत है? जी ये तो सही सही है। नीचे क्यों? एपीएल, जो लोग एपीएल में है उसको नहीं मिलता है क्या? इसको भी मिलता है, दोनों को मिलता है। तो फिर कट कीजिए ना इसको कट कीजिए। तब ऑप्शन में कह रहा है केवल बीपीएल वाले को मिल रहा है और आपको पता है कि एपीएल वाले को भी मिल रहा है। एपीएल को मिल रहा है। तो इसको कट कीजिए, पहला को कट कीजिए, आपका ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका। या तो होगा 2 या तो होगा 3। अब पढ़िए आप दूसरा ऑप्शन, पढ़िए दूसरा ऑप्शन। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। सही है या गलत है? ये सब सही बात है। हाँ सही है। परिवार में अभी आपके जो आप मान लिया जो भी लोग बीपीएल या एपीएल है जिनके पास राशन कार्ड का कार्ड है उनके ऊपर महिला मुखिया है, महिला का ही मुखिया है। मम्मी का नाम है सर। तो बिल्कुल दूसरा सही है आपका। तो दूसरा सही है तब आपका आप बताओ ना यार, अब तो एक ही आंसर निकल गया ना। इंदिरा आवास में मिलता है तो महिला को ही मिलता है। नहीं खैर, हम लोग देखिए, हम लोग ना इंदिरा आवास से मतलब है, नहीं बीपीएल कार्ड से मतलब है, हमको तो यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व करने से मतलब है। तो मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, प्रश्न आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा यही, अब तीसरा पढ़िए, आप लोग खुद कहेंगे तीसरा गलत है सर ऑप्शन। तीसरा में क्या लिखा है कि गर्भवती महिला जो है या दूध पिलाने वाली माताएं जो है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर से ले जाने के हकदार है। क्या सही है या गलत है? गलत है सर। कहां पर मिल रहा है 6 महीने तक, बताइए मुझे। 6 महीने तो छुट्टी भी नहीं देता है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अब देखिए, अब जो एमडीएम की बात हो रही है, जो मिड डे मील जिसको कहते हैं ना, मिड डे मील क्या बोलते हैं, अभी मास्टर साहब को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है मिड डे मील का। एमडीएम या आईसीडीएस के, आईसीडीएस क्या होता है जानते हैं ना? आंगनवाड़ी वाली जो, अच्छा जी। आंगनवाड़ी को ही तो आईसीडीएस बोलते हैं। के तहत ये दिया हुआ है ना कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चे और यह 6000 का मातृत्व लाभ। जो आईसीडीएस में क्या है कि जो अगर मान लिया जाए कोई बच्चा इनिशियल जो प्राइमरी जो बात ले रहा है उसको देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और राहुल, इसको इस तरीके से देख सकते हो कि जो क्या नाम है, पॉलिटी पढ़ेंगे ना आप, तो पॉलिटी में जो 3 चीजें नहीं, वही फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। इसको आप तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं यहां से। आज ही देखना है फंडामेंटल राइट में क्या है, आर्टिकल्स 21A, 21 है सर। 21A बाबू, 21A। हाँ वो भी याद रखना है। हाँ याद नहीं रखना है हीरो, यही याद रखना है, ए है बी है, यही याद रखना है। और आर्टिकल्स 45 हो गया डीपीएसपी, और ये फंडामेंटल ड्यूटी में सबसे 11वां जो है, 11वां नंबर। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? हो गया, बात खत्म है।
तो आपका आंसर भी आ गया। तो 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि किस तरीके से इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका जो है आपको ओवरऑल सिलेक्शन का तरीका बताता है, ठीक है। यही चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे ना तो आपको अपने पढ़ाई के तरीका में चेंज करना। प्रश्न में देखिए, एक बात बताइए सभी लोग, क्या समीम साहब प्रश्न बहुत ज्यादा टफ लगा क्या? नहीं सर, नहीं लगा? थोड़ा सा उस पर जो है सोचना पड़ेगा। देखिए एक बात बताइए सर, कौन ऐसा सभी, आप डिप्टी कलेक्टर बनने जा रहे हैं, आप कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तो क्या चाहते हैं सोचे नहीं? थोड़ा सा तो सोचना ही पड़ेगा, एडवांस सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगा कि प्रश्न बहुत ज्यादा मतलब हमसे नहीं बनने वाला है या मैंने कभी सुना नहीं था, ऐसा नहीं लगा होगा। मतलब लग रहा है कि प्रश्न पढ़ने के बाद आपके समझ में आ रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे प्री के, इसी प्रकार से बीपीएससी में भी, बीपीएससी का भी पीवाईक्यू का इसी तरीके से रिसर्च करने वाले हैं। और रिसर्च भी करना कैसे, नॉलेज से नहीं, एग्जाम सोचना है कि हम एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, तब कैसे हम सोच रहे हैं। क्योंकि बाहर देखिए, एक बात बता रहा हूं, कॉमन कॉमन बात बता रहा हूं, एग्जाम के बाहर निकलने के बाद कोई भी बुद्धिजीवी वर्ग कहेगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ऐसे नहीं सोचना है, सोचना है कि यदि मैं एग्जाम के अंदर हूं तब मुझे कैसे करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 2018 वाले पेपर को देख लीजिए, इसी तरीके से बीपीएससी को भी देखना है, इसी तरीके अभी यूपीएससी का, अभी जैसे मान लिया जाए कि अभी आपका एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम बहुत दूर में अभी है, तो अभी यूपीएससी के पेपर को तब तक देख लेते हैं कि अगर यहां से कभी नजरिया डेवलप हो जाएगा ना तो आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए, आज के क्लास के लिए सभी को क्या है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, जी गुड नाइट सर। गुड नाइट।